मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। एक नए हफ्ते का आगाज है तो नई एनर्जी के साथ इस हफ्ते का आगाज करना चाहते हैं हम सब, लेकिन ये मौसम आड़े आ जाता है। ये जो मौसम है ना, इसकी बड़ी एक बात है, चूंकि ज़ाहिर है सुबह सुबह उठना जरा सा नहीं काफी मुश्किल लगता है और काफी निकलना ज्यादा मुश्किल लगता है, हाँ। लेकिन क्या करें, जिंदगी है, ऐसी दैट्स चलती हाउ इट रहेगी। इज। हाँ, बल्कि पहले होता था कि मैदानी इलाकों में ज़रा धुंध का चूंकि रात ज़्यादा रहा है, वहीं से मुतालिक खबरें आती रही, वहीं से मुतालिक हम बात करते आए। लेकिन अभी चूंकि इस्लामाबाद का मौसम भी सम हाउ कुछ ऐसा ही है, जो कि अर्ली राइजर हैं, जो कि सुबह जल्दी निकलते हैं अपने ऑफिस के लिए, उनको ज़ाहिर है थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन आज का दिन इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, आज छुट्टियां हो गई हैं ख़त्म। बच्चे स्कूल वापस पहुंच गए हैं, क्योंकि पंजाब में छुट्टियां अभी हैं। पंजाब में नेक्स्ट वीक से स्कूलों का आगाज़ होना है, लेकिन इस्लामाबाद में छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इस्लामाबाद में भी 30 मिनट्स डिले उन्होंने कर दिया स्कूल। पहले अगर 8 बजे स्कूल लग रहा था या 7:50 पे लग रहा था, अब 8:30 बजे स्कूल लगेगा। चलें, ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चों को हमने ना अजियत में डालना, ठीक है। डिसिप्लिन एक अच्छी चीज़ है। मैं अक्सर कहती हूँ कि डिसिप्लिन के नाम पर जब हम बच्चों को थोड़ा सा, मैं कहूँगी, तंग कर रहे होते हैं, वो अनइंटेंशनली, इट्स बिकॉज जब वो कुछ सीख ही नहीं पा रहे, वो मेंटली ठीक फील नहीं कर रहे, फिजिकली ठीक फील नहीं कर रहे, ठंड लग रही है, बीमार हो रहे हैं, Yes. तो ऑब्वियसली एक फ्रस्ट्रेटेड बच्चा वो किस हद तक क्या कुछ सीख सकेगा। तो स्कूल भेजना डिसिप्लिन के तौर पे कि नहीं हमारा डिसिप्लिन है, हमारे स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशंस ये हैं, आपको बच्चे का इंटरेस्ट जो है वो डेवलप रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट वो कुछ सीख सके, तो मकसद पूरा हो सके स्कूल जाने का। इस पे मीम्स बन रही थी सबीन, अच्छा। कि हुकूमत ने बच्चों को सर्दियों की छुट्टियां दी और बच्चे उन सर्दियों में मरी चले गए। तो ये वाकई हुआ है। हाँ, ऐसे भी ना करें आप कि आपको छुट्टियां मिली, लेकिन जो मौसम भी तो एंजॉय करेंगे ना, क्या करें बच्चे? Agreed, वैसे जैसे न्यू ईयर, बच्चे बेचारे। हाँ, न्यू ईयर नाइट पे जैसे स्नोफॉल बहुत ज्यादा थी वहाँ पे, तब भी हमने बहुत रश देखा। जरा छुट्टियां होती हैं, बच्चों का भी दिल चाह रहा होता है, फिर जो करीब रहते हैं उनके लिए जाना चूंकि आसान होता है तो वो चले जाते हैं। अच्छा, वैसे शुएब, डोंट यू थिंक कि हमारे मतलब बच्चों की आजकल के जनरेशन की अगर बात करें तो उनकी रूटीन काफ़ी टफ है। हम अपनी जिंदगियों से कम है, हमारे पास वक्त होता था कि हम खेलते थे बाहर जाके, ठीक है, उनका इंटरेस्ट भी नहीं है, वो एक सेपरेट डिबेट है, बट अभी भी देखिए स्कूल जाते हैं, स्कूल टाइमिंग्स बहुत लंबी हो गई हैं, बच्चे वापस आते हैं, उसके बाद उनका खाना होता है, ट्यूशन होता है, कारी साहब होते हैं, उसके बाद बच्चे वापस आते हैं, उनका होमवर्क होता है अलग से, और जाहिर है उसके बाद थोड़ा सा टीवी देख के बच्चे थक हार के सो जाते हैं। सही बात है, सही बात है। मतलब मैं रूटीन को मतलब मुझे होता है कि ठीक है, बच्चों का डिसिप्लिन रूटीन होनी चाहिए, बट ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप ये देखें कि कोई ऐसा टाइम हो, ये चले हफ्ते में फिर वीकेंड जो है ऐसा हो कि जिसमें आप बच्चे को एक फ्री हैंड दें। उसमें मसला ये होता है कि उस फ्री हैंड में बच्चा सिर्फ और सिर्फ गैजेट्स इस्तेमाल कर रहा होता है। ये बात है। ये मसला है। तो इसलिए वो जो रूटीन है ना, समहाउ मी एज ए पेरेंट मैं कहता हूँ कि इसलिए मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि मुझे पता है कि जितनी देर वो स्कूल में या कारी साहब या ट्यूशन वाला टाइम है, उस टाइम पे गैजेट्स दूर हैं। अदरवाइज उनको गैजेट चाहिए, उनको फ़ोन चाहिए, लैपटॉप चाहिए, स्क्रीन टाइम चल रहा होता है। लेकिन हाँ, उसमें अगर आपने मैनेज ऐसे किया हुआ है कि जैसे हमने कोशिश ये की है, ज़ाहिर है नॉट परफेक्ट, बट कोशिश ये करते हैं कि ज़रा फिजिकल एक्टिविटी की तरफ रहें, चाहे वो स्विमिंग हो, जहाँ पर अगर टेम्परेचर कंट्रोल पूल है, क्योंकि अब ज़रा मौसम बदल चुका है। अदरवाइज कोई ना कोई एक्टिविटी, चाहे धूप लगवानी हो बच्चों को, हम अक्सर ये बात भी करते हैं, धूप निकले, बच्चों को लेकर बाहर निकले, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पार्क्स में जाएं, आजकल तो बड़ा अच्छा भी लग रहा होता है। हाँ, धूप जो में बैठना। वक्त आपको मिल जाए एक अच्छे टाइम पे, जहाँ पे धूप अच्छी निकली, तो वहाँ पे जरूर बच्चों को लेकर जाएं, ताकि बच्चों के जो फिजिकल एक्सरसाइज है ना, वो किसी ना किसी तरह से हो रही हो, वरना नहीं हो रही होती। एनीवेज, अपना एंजॉय कीजिए आज का दिन, प्लान कीजिए। प्लान करना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज जब आप प्लान नहीं करते फिर आप फेल हो जाते हैं। तो आपने प्लान करना है ताकि आप पास हो जाए। हम बढ़ते आगे, हमने अपने शो को किया हुआ है प्लान, और जो आपकी सजेशंस आ रही हैं, बिकॉज हमने उस दिन भी बात की थी अपनी ऑडियंस से कि आप प्लीज सजेस्ट करें कि 2026 में आप कौन से सेगमेंट्स देखना चाहते हैं। सजेशंस आ रही हैं, हम इसे कंपाइल करेंगे और देखते हैं उसमें से कौन कौन से इंप्लीमेंट हम कर पाते हैं। अभी लेते हैं छोटी सी ब्रेक, वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। मौसीकी के इस शो में हम आपको 7 सुर तो सुनवाएंगे ही, मगर दिखाएंगे भी 7 रंग। बाग में फूलों ने जो पहना वो तेरा रंग है। सहेलियों की चूड़ियों की झनझन और शादी वाले घर में हर जगह बिखरे रंगों और खुशबुओं की महकार है।
रचेगी हाथों में। गीत सेमी क्लासिकल अंदाज में भी बनते हैं और लाइट म्यूजिक में भी। अब तो गीतों में पॉप और दूसरे वेस्टर्न फॉर्म्स का फ्यूजन भी बहुत ही कामयाब समझा जाता है। जमीन घूमती है तो रात दिन होते हैं। इसमें एक कायदा है, एक मीजान है, एक मैथमेटिक्स है। हवा की धुन पर बन की डाली डाली गाए। हवा की धुन पर बन के डाली डाली गाए। कोयल कूके जंगल की हरियाली गाए। हमजा, बालकनी में प्लांट्स को सेट कर दो। वो तो माली सेट कर देगा ना। अरे वाह, मैं तुम्हारी प्रमोशन के लिए खुद को नए घर नए शहर में सेट करूं, तुमसे 4 गमले सेट नहीं हो रहे यार। भूल ये हुई है मुझसे थोड़ा सा कुछ। क्या करो? सेट करो, खास चाय बना के तुम्हारा मूड। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। चाय अच्छी बना लेते हो। वैसे वीकेंड पे माली का काम भी कर लेता हूँ। फ्रॉम नेस्ले। हम हैं सुल्तान आजम, उम्मत मोहम्मदी के रहनुमा अल सुल्तान इब्ने सुल्तान सुलेमान खान। अगर तुम बारबरोसा को जिंदा पकड़कर ले आए यहाँ, तो इन सिक्कों का निस्फ हिस्सा तुम्हारा हो जाएगा अमीरुल बहर। तो ये सुल्तान मौसम के मंसूबों से भी वाकिफ हो सकते हैं। दारुल हुकूमत में कोई जासूस मौजूद है। अल्लाह गारत करे। हमले के लिए तैयार हो जाओ। बिस्मिल्लाह। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। सवाल, क्या आप अमेरिका जाना चाहते हैं? आई एम श्योर जितने लोगों से सवाल आप करेंगे कि मैक्सिमम का जवाब ये होगा, स्पेशली आप यूथ से सवाल करेंगे। हाँ, और हम जो जाना चाहते हैं। हम जाना चाहते हैं, व्हाई नॉट, नॉट जस्ट अमेरिका, अदरवाइज भी हम मुल्कों की बात कर दें। और स्पेशली अगर पढ़ने की पर्सपेक्टिव से देखें, बिकॉज बहुत से लोग चाहे वो करियर ओरिएंटेड अप्रोच के साथ ही हों, चाहे वो सेटल भी होना चाहते हो, जो रास्ता वो चुनना चाहते हैं, स्पेशली अगर हम उस यूथ की बात करें जो कि एक सही रास्ते को तलाश भी रहे होते हैं, बिकॉज हम ज़रा डिस्करेज बहुत करते हैं कि जो लोग ल्यूक्रेटिव ऑफर्स दे रहे होते हैं, और वो डंकी वाला एक कल्चर जो रहा है जिसने बहुत ज़्यादा मुतासर किया पाकिस्तान को, पाकिस्तान के इमेज को, सो हम उसको ज़रा डिस्करेज करते आए हैं। लेकिन जब आप एक सही रास्ते से जा रहे होते हैं तो वो रास्ता क्या है उसके बारे में मालूम नहीं होता। अगर आप मुझसे पूछें कि अच्छा क्या आप जाना चाहते हैं अमेरिका पढ़ाई के लिए, मैं कहूँगा जाना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरा कहाँ होगा, मुझे कहाँ मिलेगा एडमिशन, क्योंकि सारे महंगी स्टडीज होती हैं। फिर हम कहते हैं स्कॉलरशिप्स, फिर हम कहते हैं और हमें कहाँ मिलेगी। अच्छा, और हम मेहनत से भी डरते हैं ना शोएब। हमें हाँ। होता है कि अच्छा वो फलाने का रेफरेंस मिल जाए, हाँ। फलाना स्पॉन्सर कर दे, फिर हम चले जाएं, और खुद से हमें वो पूरा प्रोसेस ऑब्वियसली वो Effort put लेंथी नहीं होता है, करते। हम एफर्ट पुट नहीं करते, एप्लीकेशंस अच्छे से फिल नहीं करते, जिसकी वजह से स्कॉलरशिप्स बच्चों को नहीं प्रपोजल मिलती। लिखना ही नहीं आता हमें। आप ये देखिए, फॉर एग्जांपल पीएचडी के लिए अगर जाना है तो अब ये तो नहीं है कि आप कहें कि बस जी मेरा एडमिशन हो जाए, नहीं, उसके लिए आपका आप पता होना चाहिए कि करना क्या आपने, आपका बड़ा यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपने करना क्या, रिसर्च किस में करनी है। सो आज एक मेहमान जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, वो भी वहीं पर होते हैं मिशिगन यूनिवर्सिटी में, माशाल्लाह वो पढ़ा रहे हैं कई सालों से, मैकेनिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हैं, और इसके साथ साथ वो स्टूडेंट्स को यानी
मुझे और सभी लाइक स्टूडेंट्स को नहीं लाइक स्टूडेंट्स को वो रहनुमाई फराहम कर रहे थे कि कैसे आपने अमेरिका पहुंचना है स्टडीज के लिए। सो अगर आप जाना चाहते हैं अमेरिका तो ये सेगमेंट आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि हम आप वाले सवाल ही करेंगे। लेट्स वेलकम डॉक्टर वसीम हैदर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। आप कैसे गए थे अमेरिका? डोंट से जहाज पे। अच्छा, सबसे पहले मुझे भी बहुत ज़्यादा पढ़ाई का शौक था और बस मैंने भी ऑनलाइन गया और ऑनलाइन जाके मैंने यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया। ओके। और मेरा भी एडमिशन हो गया और स्कॉलरशिप भी हो गया। माशाल्लाह। किसी ने गाइड किया था या कि आपने खुद से इसको हंट किया था? अच्छा, आजकल जो है ना हर चीज़ अवेलेबल है ऑनलाइन। बिल्कुल ऐसे ही। तो अगर ऑनलाइन अगर आप केयरफुली जाके अपना एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करें और उनकी तमाम रिक्वायरमेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से देखें तो बहुत आसानी से जाया जा सकता है। अच्छा, क्या गलतियां हैं जो कि हमारे स्टूडेंट्स करते हैं कि स्कॉलरशिप लेने के लिए अगर वो अप्लाई कर रहे हो या वैसे भी स्टडी वीजे के लिए अगर अप्लाई कर रहे हो तो क्या गलतियां हैं मेन? देखिए, आपको किसी किस्म की किसी रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है, किसी सिफारिश की ज़रूरत नहीं है। ओके। किसी अमेरिका में तकरीबन जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ जो पीएचडी करवा रही हैं वो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके। जहां पे आपका डिग्री प्रोग्राम हो रहा है फॉर श्योर। सॉरी, जहां पे आपकी डिग्री ऑफर हो रही है, जो सब्जेक्ट आपका जिसमें आप करना चाहते हैं आगे। जी जी सर, प्रोसेस में ये भी बताइएगा कि हर यूनिवर्सिटी चूंकि उसका एक अपना क्राइटेरिया भी होता है, मोर और लेस क्राइटेरिया क्या सिमिलर होता है? एक तो ये बात, दूसरा है कि हर यूनिवर्सिटी का जो एक शेड्यूल होता है ईयरली वो सेम होता है तकरीबन? हाँ जी, तकरीबन सेम होता है। अमेरिका में मेन इनटेक जो है वो फॉल सेमेस्टर में होती है। ओके। जो कि अगस्त में शुरू होता है। तो और तकरीबन हम 10 माह पहले अप्लाई करते हैं। ठीक है। ठीक है। अब Okay. कोई भी बंदा जो अंडर ग्रेजुएट का स्टूडेंट है, जैसे बैचलर्स कर रहा है कोई बंदा, अगर वो अपने लेट्स से उनके 8 सेमेस्टर है, अगर वो 6 सेमेस्टर में अप्लाई कर दे ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट 6 सेमेस्टर, तो वो जितनी देर में उसका एडमिशन डिसीजन आएगा उतनी देर में उसकी यहाँ पे डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। Okay. और वो डायरेक्टली मास्टर्स किए बगैर पीएचडी में एडमिशन ले सकता है। अच्छा। क्योंकि अमेरिका में 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन चाहिए आपको पीएचडी के लिए। आई वाज अबाउट टू आस्क दिस, क्योंकि इससे पहले हम यही देखते रहे ना कि मास्टर्स प्रोग्राम के लिए, यूके में हम देखते रहे हैं कि आपको 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन होगा तो आप मास्टर्स प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होते थे, लेकिन यूएस का थोड़ा डिफरेंट है। दैट मींस कि अगर आपने 2026 के अगस्त के उसमें सेमेस्टर फॉल सेमेस्टर में जाना, तो अभी भी बहुत देर नहीं हुई है, अभी भी थोड़ा सा अगर आप हैंड्स ऑन करें तो चीजें बेहतर हो सकती हैं। जी, तकरीबन अभी टाइम खत्म हो गया मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज का, लेकिन ये है कि आप पहले से प्री प्लान करें। ओके, यानी अब हम 27 की प्लानिंग कर लें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इतनी मेहनत करेगा कौन? 27 ये तक, भी एक हाँ। बड़ा मसला है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो मेहनत बड़ा कम करना चाह रहे होते हैं शॉर्टकट्स की तलाश में। तो थोड़ा अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताएं, किन फील्ड्स में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं? पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को किन फील्ड में जाकर वहां पर पढ़ना चाहिए, एनरोल होना चाहिए, सो दैट अगर वो पाकिस्तान वापस, क्योंकि हम इनकरेज ये जरूर करते हैं कि आप बाहर से स्किल्स हासिल करें बेशक, और फिर आप पाकिस्तान आकर अपने कंट्री को सर्व करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो थोड़ा इस हवाले से गाइड कीजिए। मेनली जो अमेरिका में स्कॉलरशिप्स हैं वो हैं नेचुरल साइंसेज में, इंजीनियरिंग में, मैनेजमेंट में, मेडिसिन में, टेक्नोलॉजी में, और स्पेशली आजकल के दौर में मशीन लर्निंग में, एआई में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और डेटा साइंस में। तो इनमें से अगर कोई भी आपकी फील्ड है तो आप वहां पे जरूर आपको बैचलर्स, मास्टर्स या पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहिए। अगर फील्ड चेंज करना चाहें तो क्या इसको इनकरेज किया जाता है? बिकॉज अभी हम देखते हैं पूरी दुनिया में बड़ा इंटरडिसिप्लिनरी चीजें हो गई हैं। अब इतना मैटर नहीं करता कि आप बैचलर्स के सब्जेक्ट में कर रहे थे तो आप चेंज कर पाते हैं। क्या अमेरिका में भी इसको इनकरेज किया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अमेरिका में इट्स ऑल अबाउट इनोवेशन, एंड इनोवेशन ऑलवेज हैपेंस एट द इंटरफेस ऑफ डिसिप्लिन्स। तो अगर एक इंजीनियरिंग है और एक मेडिसिन है, राइट, तो जहां जहां इनका इंटरफेस आएगा वहां वहां पे इनोवेशन होगी। इनफैक्ट अमेरिका में एन एवरेज अमेरिकन चेंजेस 5 प्रोफेशंस इन देयर लाइफ टाइम। रियली? तो हाँ, यानी कोई बंदा, मेरे बहुत से स्टूडेंट हैं जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएट होके वो मेडिसिन करने जाते हैं, मेडिसिन यानी एमडी की डिग्री लेने जाते हैं। ये बड़ा डिफरेंट है। आप एवरेज 5 दफा जॉब चेंज करते हैं। जी जी। हमारे यहाँ तो सर हम एक दफा शुरू करते हैं बैचलर्स के बाद तुक्के पे, जहाँ पे स्टार्ट हो गया फिर हम कहते हैं जिंदगी भर अब यही है, हमें हम और तो- कुछ आता ही नहीं है। नहीं शुएब, हम तो एफएससी से ये देखना शुरू कर रहे होते हैं कि जो सब्जेक्ट्स आपने अच्छा मेडिकल चूज किया तो अब हमने इसी फील्ड में ही आगे जाना, हम स्कोप भी नहीं देख रहे होते, अपना इंटरेस्ट भी बाज़-औक़ात उसको भी हम बड़ा डिस्करेज या जो मार्केट की एक रिक्वायरमेंट है हम उसको भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। आपने कहा टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, स्पेशली आपने एआई की बात की, क्योंकि एआई का आजकल इट्स अ बज़वर्ड एज वेल। सो अगर किसी ने एआई में कुछ करना है वहां पर,
तो क्या उसकी प्री रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है? एटलीस्ट मास्टर्स किया होगा ज़ाहिर है उसने, या अगर पीएचडी के अलावा भी बात जी, कर जी, रहे हैं आप? जी प्लीज। जी, अगर कोई बंदा बैचलर्स के लिए जाना चाहता है तो उसके पास यहाँ पर एफएससी या ए लेवल्स होना चाहिए। ठीक है। और अगेन एफएससी या ए लेवल्स खत्म होने से 6 महीने या 8 महीने पहले वो अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह कोई अगर मास्टर्स या पीएचडी के लिए जाना चाहते हैं तो उनको अपने बैचलर्स खत्म करने से अबाउट 10 महीने पहले उनको अप्लाई कर देना चाहिए। अच्छा, तो ऐसे में हमारे यहाँ तो ये भी राय है ना कि अच्छा डिग्री हो जाएगी तो हम अप्लाई तब इसलिए करेंगे बिकॉज शायद उनकी रिक्वायरमेंट होगी कि इतने आपके मार्क्स होने चाहिए, इतना जीपीए होना चाहिए। ऐसा नहीं होता क्या? जी, जीपीए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जैसा मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने 6 सेमेस्टर्स के बाद अप्लाई किया है तो 6 सेमेस्टर्स का आपका जीपीए देख लिया जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंगली वो कर लेंगे कि आप अभी तक इतने पानी में रहे हैं तो उम्मीद है कि आप नहीं डूबेंगे। एग्जैक्टली। आप हर तरह के स्टूडेंट्स को वहाँ पर पढ़ाते होंगे, जो हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वहाँ पर जाते हैं अमेरिका, कितना गैप आप फील कर रहे होते हैं कि अच्छा उस तरह से शायद ग्रूमिंग ना हुई हो, उस तरह से शायद उनकी स्किल्स नहीं डेवलप हुई हुई और उनको वहाँ पर कम्पीट करने में, मिंगल करने में उनको बड़ी मुश्किल हो रही है। तो क्या ये चीज़ भी आपने फेस की? हाँ, अच्छा, इन जनरल पाकिस्तान में जो एजुकेशन है वो अच्छी है। ओके। जी, जब आप कंपेयर करते हैं उसको बाकी स्टूडेंट्स से, पाकिस्तान में इन जनरल अच्छी है। द ओनली प्रॉब्लम इज स्टूडेंट्स मेनली lack in confidence. They are not able to present themselves. They are weak in communication, in reading, writing. तो मुझे ये चीज़ लगता है, मुझे ये चीज़ इनका मेन मसला लगता है। अदर देन दैट जो एजुकेशन इनको पढ़ाई जा रही है वो उसमें मसला नहीं है, वो ठीक है। सर इसमें आप बड़ा दुरुस्त कहा कि नॉर्मली हमें चीज़ें पता होती हैं लेकिन कॉन्फिडेंस ही नहीं होता, हम उसे प्रेजेंट ही नहीं कर पाते, हम अपनी कहानी भी उस तरीके से नहीं बता पाते। ये हम सबका मसला है। हमने बहुत कुछ किया होता है लेकिन हम जब इंटरनेशनल फोरम्स पे जा रहे होते हैं हम नहीं बता पा रहे होते, जो कि ज़ाहिर है हमें शायद या तो आता नहीं है या हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस भी नहीं है। हमें लगता है कि नहीं, इट्स नॉर्मल। जी, वो कहा जाता है ना कि इट्स नॉट व्हाट यू से इट, इट्स हाउ यू से इट। एब्सोल्युटली। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपकी कहानी है वो आप एक अच्छे अंदाज में बता पाएं। यानी कहानी वो वही होगी, उसके बताने का अंदाज डिफाइन करेगा उस कहानी की वेटेज क्या है। आप किस तरह से गाइड करते हैं स्टूडेंट्स को? स्टूडेंट्स रीच आउट कैसे करते हैं आप उन्हें किस तरह से गाइडेंस फराहम करते हैं? क्या आप उसे यूनिवर्सिटी से कनेक्ट करवाते हैं, उनको गाइड करेंगे अच्छा इस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हैं? हाउ डू यू हेल्प स्टूडेंट्स? ओके, दुरुस्त, हर वक्त, बार बार। मसला है। क्या पीएचडी में स्कॉलरशिप्स ज्यादा हैं या कि मास्टर्स प्रोग्राम में और बाकी प्रोग्राम्स में भी उतनी ही अपॉर्चुनिटीज हैं अमेरिका में? हाँ, अच्छा, मास्टर्स में कंपैरेटिवली कम स्कॉलरशिप्स होती हैं, ठीक है, और पीएचडी में ज्यादा स्कॉलरशिप्स होती हैं। अब मसला ये कि मास्टर्स का जो ड्यूरेशन है इन जनरल 2 इयर्स है और पीएचडी का जो ड्यूरेशन है वो अबाउट 4 to 5 इयर्स है। ऐसा ही है। तो अब बंदा अगर बैचलर से डायरेक्टली पीएचडी में आ रहा है तो अब उसको लंबे अरसे के लिए पढ़ाई करनी है, लेकिन उसको स्कॉलरशिप के मिलने के ज्यादा चांसेस हैं। ओके। जबकि वो अगर बैचलर्स के बाद डायरेक्टली मास्टर्स में आ रहा है तो अब ड्यूरेशन तो कम है लेकिन स्कॉलरशिप के चांसेस जरा कम हो जाते हैं। ओके। और आई थिंक जो पीएचडी के लिए अप्लाई करे वो थोड़ा सा नजर भी आता है कि बहुत सीरियस है वो, अगर हम कंपेयर करें उस स्टूडेंट को जो कि मास्टर्स प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं उनसे, तो नजर आता है कि बिकॉज पीएचडी का मतलब है कि वो बहुत फोकस्ड है अपनी स्टडीज को लेकर एकेडमिया में आने के लिए। हमने देखा रिसर्च में हमारे स्टूडेंट्स काफी जा रहे होते हैं, पीएचडी स्टूडेंट्स जी, काफी जा रहे होते हैं, लेकिन ये कि मैं चाहता हूं कि क्योंकि बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग अप्लाई करें, क्योंकि बाज़ औक़ात ये भी होता है कि किसी यूनिवर्सिटी की $50 या $100 फीस है, एप्लीकेशन फीस है, तो लोग पाकिस्तानी स्टूडेंट्स कहते हैं हम कैसे पे करें? यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू ग्रेजुएट प्रोग्राम डायरेक्टर्स, ग्रेजुएट प्रोग्राम ऑफिसर्स या एडमिशंस कमेटी को। अगर आप ये कहें, उनको लॉजिकली बताइए कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारी मंथली, जैसे अगर मैं स्टूडेंट हूँ लेट्स से और मैं कहीं किसी जगह मैकडॉनल्ड में या किसी जगह काम कर रहा हूँ पाकिस्तान में या कहीं पे भी, भाई मेरी मंथली जो सैलरी है वो लेट्स से 50,000 रुपये, तो मैं तो $100 एप्लीकेशन फीस नहीं अफोर्ड कर सकता। तो आप उनसे अगर रिक्वेस्ट करें वेव करने के लिए तो अक्सर वेव भी कर दी जाती है। और इसके अलावा ऑनलाइन इनके रिक्रूटमेंट सेशंस होते हैं, अगर आप वो अटेंड करें
तो उससे भी आपको एप्लीकेशन फी का वेवर कोड मिल जाता है। ओके, नहीं सहूलत बहुत ज़्यादा है, आसानी बहुत ज़्यादा है, बस आपने अप्लाई करना है। आखिरी बस सर ये एक राय जो कि हम देखते हैं हर थोड़े से बाद में एक राय कायम हो जाती है, अमेरिका तो वीज़ा ही नहीं दे रहा, ऑस्ट्रेलिया वीज़ा ही नहीं दे रहा, यूके वीज़े बंद कर दिए, हमारे लिए सख्ती होगी, हमारे लिए ये हो गया, एक हमारे यहाँ नोशन है ये वाला। हालांकि स्टूडेंट्स जा रहे होते हैं, बहुत से आपके हम देखते हैं कि नॉट जस्ट फॉर स्टडीज अदरवाइज भी जॉब्स के लिए लोग जा रहे होते हैं, बट हमारे यहाँ वाला परसेप्शन है नहीं नहीं हमें कौन वीज़ा देगा। सो क्या इस वक्त ऐसे कोई हालात हैं कि जी वीज़े पाकिस्तानियों को कम मिल रहे हो यूएस के? बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। असल में ये कि मेनली स्टूडेंट्स को मैं ये कहूँगा कि आप ऑनेस्ट रहें, क्योंकि जो वीज़ा ऑफिसर होते हैं वो उनका काम ही यही है कि वो बैठे ही आपको वीज़ा देने के लिए। बिल्कुल एग्जैक्टली। और वो आपके फेशियल एक्सप्रेशन, आपके बॉडी लैंग्वेज, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपके इंटरव्यू स्किल्स, वो सब चीज़ों को इवैल्यूएट कर रहे होते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि आप ऑनेस्ट रहिए, ओके, बी कॉन्फिडेंट, एंड इफ़ यू हैव अप्लाइड बाय योरसेल्फ, अगर आपने खुद से अप्लाई किया है तो आपको तमाम चीज़ों का पता है। इसके अलावा अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को एक फोल्डर में लेके जाइए, आप अपना CV, अपनी एजुकेशनल ट्रांसक्रिप्ट्स, अपना अगर आपने 2 या 4 या 6 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया है, जहाँ जहाँ पे आपका दाखिला हुआ है, कोई ईमेल्स भी हैं तो वो आप उनको प्रिंट करके अपने इस फोल्डर में रख लीजिए। ठीक है, अगर आपने GRE, GMAT, LSAT, TOEFL कोई भी जो एग्जाम्स दिए हैं उनके भी स्कोर रिपोर्ट्स आप अपने पास रख लीजिए, सही, ताकि अगर वो कोई ऑफिसर आपसे पूछते हैं तो आप उनको दिखा सकें। बी ऑनेस्टी, बुनियादी बात ये थी, तो चीज़ें आसान हो जाए। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, ग्रेट हैविंग यू। फिर भी कोई सवाल अगर आपका रह गया तो डॉक्टर साहब ने बता दें कि इट्स वेरी इजी टू रीच हिम आउट, डॉक्टर वसीम हैदर, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई अगर आपका सवाल है तो जिस भी यूनिवर्सिटी से मुतालिक है, ही इज हेयर टू हेल्प यू एक्चुअली, ही इज हेयर टू गाइड यू एक्चुअली। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन जी। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन हम ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। सुबह 8 बजे से 9 बजे तक की नशरियात के लिए हमारे साथ ताउन किया है कोलगेट, हमदर्द साफी, मिरिंडा, नेस्ले पाकिस्तान लिमिटेड, पैनाडोल, सेंसोडाइन। अहमद बेटा चलो उठ जाओ। मम्मा, हाँ दांत में बहुत दर्द है। कैविटी है क्या? मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? आज फिर स्कूल छोड़ो। ओके मम्मा। तुम ना एक्टिंग स्कूल जाओ, अच्छी कर लेते हो ड्रामेबाज। हर माँ जानती है कि कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन का फ्लोराइड और कैल्शियम बूस्ट दे पूरे 24 घंटे तक कैविटी से हिफाजत। 24 घंटे तो कैविटीज का कोई चांस ही नहीं। कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन। शदीद सर दर्द की सूरत में मेरा भरोसा पैनाडोल एक्स्ट्रा। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। दवाई के इस्तेमाल से मुज़र असरात की सूरत में इत्तला मुतालिका कंपनी और ड्रैप को दें। इस दवा का इस्तेमाल लेबल पर दर्ज हिदायत के मुताबिक करें। गुर्दों, हाई ब्लड प्रेशर और अमराज जिगर के मरीज डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। भूल ये हुई है मुझसे, थोड़ा सा कुछ दिल में रह गया। क्या करो? सेट करो खास चाय बना के तुम्हारा मूड। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। जैसे चाय को समझे सिर्फ नेस्ले एवरीडे। फ्रॉम नेस्ले। सेंसिटिविटी की वजह से लोग अपनी आदतें बदल देते हैं, लेकिन ये इस बात का हल नहीं है। यूज द राइट प्रोडक्ट, न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। जो थी अनकही, जो थी अनसुनी, जिंदगी फिर भी रवा, सितारों का जहां, ये तन्हाइयां, ये परछाइयां,
एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। ये चांद से चेहरे, हवा से बातें करते चेहरे, धूप में चमकते चेहरे, बारिश में भीगते चेहरे, बनते संवरते चेहरे, खुदते इतराते हुए चेहरे, किसी की राह तकते चेहरे। हर चेहरा कुछ कहता है, हमदर्द की साफी, नया चेहरा, नई पहचान। पाकिस्तानी खाने ज़ुबान पे लगे तो छूटते नहीं हैं, और अगर कपड़ों पे लगे तो वो कोरमे को आउट ऑफ साइट कर देगा। कढ़ाई से भी फाइट कर लेगा। कौन? ब्राइट, क्योंकि नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकाले। आपके रेस्टोरेंट का मेन्यू आपकी यूनिफॉर्म में भी नजर आता है। इसीलिए तो ये काम ब्राइट और आपको दिया जाता है। ज्यादातर पेशेंट्स कैविटीज के बारे में परेशान रहते हैं और दांतों की हसासियत की भी कंप्लेन करते हैं। न्यू सेंसोडाइन कैविटी प्लस सेंसिटिविटी। कैविटीज वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। अब ज़रा बात करते हैं ख़वातीन के हवाले से कि किस तरीके से वर्क प्लेस पे हम उनको एम्पावर कर सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड देन हम फाइनेंशियल एम्पावरमेंट की हमेशा बात कर रहे होते हैं जी। वुमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बट देखिए आज अगर हम अपनी देहात की खातून की अगर बात करते हैं, बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, वो ठीक है, वो बाहर निकलती है, वो एम्पावर्ड है, वो जाकर काम करती है, वो खेतीबाड़ी कर रही है, अच्छा उसको उसका मुआवजा मिल रहा है। फाइनेंशियली तो वो एम्पावर्ड है कि वो कमा रही है जाके, पैसा उसके पास है, लेकिन वो पैसा उसको यूज़ नहीं करने दिया जा रहा होता, या वो पैसा उसके शौहर के बैंक अकाउंट में आ रहा होता है, और डिसीजन मेकिंग में कि वो पैसा किस तरीके से खर्च होना चाहिए उसकी उसको इस तरीके से अवेयरनेस ही नहीं होती, पता ही नहीं होता। पैसा भी तो नहीं मिल रहा होता बहुत सी खवातीन को। तो मैं वही बता रही हूँ कि अकाउंट नंबर जो होते हैं ना, वो वही जो होते हैं वो घरों के मर्दों के होते हैं, और उन्हीं के पास सो डिसीजन मेकिंग जो होता है, वो पैसा कमा तो लिया, वो पैसा पहली बात उसके पास है, उसके बाद उस पैसे को खर्च किस तरीके से करना है, ये लिटरेसी हमारी खवातीन को नहीं दी जा रही होती। तो आज हम बात करेंगे एक्चुअल एम्पावरमेंट के बारे में कि कितना इम्पोर्टेंट है हमारी खवातीन के लिए एम्पावरमेंट के पर्सपेक्टिव से कि वो सोसाइटी के साथ चल सके, इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज उनको मिल सके। लेकिन हमारे साथ एक सवाल है मेरा, देखिए हमने इतना काम किया इकट्ठे, हम यहाँ पे भी, हम एक और इदारे में भी इकट्ठे थे। अगर मैं कहूँ मुझे कॉफ़ी पीनी है और अगर आपके यहाँ वो कॉफ़ी पीनी है, तो किसको कॉफ़ी जल्दी मिलेगी और अच्छी मिलेगी? अब वो तो मुझे मिलेगी। There you go. ये देखिए, ये मैं शायद उन 2% खवातीन में आती हूँ। This was on lighter note actually. 2% हम बात करें मेजॉरिटी की ना, तो ये तो आटे में नमक के बराबर की बात है। चले जी बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है जिया इम्तियाज साहिबा, जो कि वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया जिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। ये क्या आप भी कहीं पर जब काम कर रही होती हैं तो कॉफ़ी आपको भी पहले मिल जाती है आपके मेल को लिंक के निस्बत? मेरी तो जी वो मेरे ऑफिस बॉय को पता है कि मैम आ गई हैं, तो चाय बार बार चलेगी। और देखिए हमारे केस में क्या है, हमें बार बार कहना पड़ेगा, और आपके केस में क्या आ गई है, कॉफी आएगी। फर्क है जी, बिल्कुल ऐसा ही है, होना चाहिए। ठीक है ना, आप भी 2% खाती हैं। बिल्कुल होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ ये सारे 2% में आ गए हो। मैं चाहती हूँ कि जो 2% है उनको 100% हो जाना चाहिए। तो ये 2% हमारे लिए कौन आवाज उठाएगा फिर? आप लोग खुद। हम चाहते हैं कि वो दौर आए कि आप भी अपने लिए आवाज उठाएं। मैं बड़ा फेमिनिस्ट हूँ, मैंने तो देखा खवातीन के लिए आवाज उठाई है, मर्दों की आवाज कोई नहीं उठाता।
जरूरत ही नहीं है अभी उनके लिए आवाज उठाने की। हम चाहते हैं कि ये वक्त आए कि मर्दों के लिए भी मर्दों को आवाज बहुत करीब लग रहा है मुझे वक्त वैसे ये। इंशाल्लाह। नहीं हम इक्वालिटी की बात करते हैं, ये तो चले लाइटर नोट पे हम अक्सर बातें कर रहे होते हैं। और ये मैं गरम गरम ग्रीन टी गिरा चुकी हूँ एज यूजुअल लाइव शो में, जो कि हमेशा मेरे साथ एनी हाउ कोई ना कोई मिसहैप हो जाता होता है। अच्छा जी, जिंदगी में और शो के दौरान तो अक्सर ही हो जाता है। तो ये दिस इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ शो जी। कितने चैलेंजेस देखे, कितने हैं ना, चैलेंजेस देखे, काम भी करना है, सब कॉफी पीते हुए बचाना भी कपड़ों पे ना गिरे। हाँ ना, आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए ओवरऑल? मुझे बेसिकली घर से तो एज सच कोई ख़ास चैलेंजेस जो हैं वो नहीं फेस करने पड़े। मुझे जो चैलेंजेस फेस करने पड़े दे वर एट वर्क प्लेसेस, दे वर विद माय टाइमिंग्स बिकॉज आई एम अ मॉम also, and people are not ready to hire moms just because they cannot be present all the time. हाँ, ये परसेप्शन है। इससे पहले भी सबीन ये बात रेज कर चुकी है पिछले सेगमेंट में भी कि इवन अगर आप किसी जगह पे इंटरव्यू देने के लिए भी जाएं तो ये सवाल होता है, आर यू मैरिड, यू हैव किड्स, हाउ वुड यू मैनेज, ये चीज़ें होती हैं। यस, तो उन लोगों को लगता है कि अगर एक बंदी एक बच्चा पाल रही है या उसकी एक फैमिली है तो वो हमें फुल टाइम नहीं दे सकती। वेयर एज मेरे ख्याल से एक औरत जो है जिसके ऊपर ये इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और वो अपने ऊपर एक और एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है, तो वो बहुत सोच समझ के और बहुत प्लान करके उस चीज़ को कर रही होती है। एंड आई सी द गर्ल्स पीपल वर्क अंडर मी, तो आई सी द गर्ल्स अंडर मी वर्किंग हार्डर, वर्किंग मोर। हालांकि उनके ऊपर घरों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बट आई सी देम वर्किंग आफ्टर द वर्क टाइम्स, जबकि जो मेल्स हैं उनके मोस्टली ऐसा होता है कि ऑफिशियल नंबर्स ऑफ हो जाते हैं आफ्टर वर्क आवर्स। अच्छी बात तो है, आई सी गर्ल्स बीइंग मोर डेडिकेटेड टू देयर वर्क। नहीं देखिए, अब इसमें आपने जो बात की ना, क्योंकि हम इसको बड़ा डिस्करेज बहुत करते हैं कि व्हाई आफ्टर आवर्स। बिल्कुल, हमारे यहाँ ये बड़ा मसला है ना, हमारे इवन ड्रामा में बड़ा मसला है, बड़ा कल्चर हम दिखाते हैं जी, जिसको मेहनती दिखाना है उसके लिए हमने ड्रामा में दिखाना है कि जी वो आफ्टर वर्क आवर्स भी बैठा हुआ है या बैठी हुई काम कर रही है। व्हाई टू प्रमोट दिस? अच्छा, आई डोंट प्रमोट दिस, ओके, बट आई एम अ मॉम माई सेल्फ। सही है, आई हैव टू टेक लॉन्गर ब्रेक्स समटाइम्स। तो आप उससे फिर कंपनसेट करते हैं? मुझे उसको कंपनसेट करना है, ठीक है। मैं उसके इट कैन नॉट बी माय एक्सक्यूज कि मेरा बच्चा है तो मैं अपने काम को पूरा टाइम नहीं दे सकती। That makes sense. We cannot make जब आपको पता है excuses. डिलीवरेबल्स आपके ये हैं तो आपको पता है कि आप चाहे वो 2 घंटे में कर लें, डिपेंड्स ऑन योर एफिशिएंसी। अगर आपको लगता है कि नहीं आपने इस दौरान ब्रेक ले ली थी तो आप उसे एक्स्ट्रा आवर्स देके आप उसे मैनेज कर लेते हैं, जो कि मैनेजेबल होता है। इसमें एक छोटी सी राय मेरी ये भी है कि जब हम इक्वालिटी की बात कर रहे होते हैं ना, तो इक्वालिटी ये नहीं होती कि एक अपॉर्चुनिटी है और आपने एक टास्क दिया एक औरत और खातून को कि आप इस टास्क को कंप्लीट करें और ये इक्वालिटी नहीं है। सिर्फ इक्वालिटी ये है कि आपने सेम सर्कमस्टांसेस में, सेम सिचुएशन में 2 लोगों को रखना है। तो ये जितने भी ऑफिसेज हैं, दे नीड टू हैव डे केयर सेंटर्स जहाँ पर सपोर्ट किया जाए मॉम्स को। ऐसा नहीं है, हमने क्योंकि अपनी अम्मियों को भी देखा है हमने, ठीक है। मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि आई डोंट वांट टू बी लाइक माय मदर। मैं नहीं होना चाहती बहुत सारी चीज़ों में, ठीक है। नेचर के पर्सपेक्टिव से मैं होना चाहती हूँ, जिस तरह से कंपैशनेट, ठीक है, इन सारी चीज़ों में होना चाहती हूँ, बट स्टिल वो जो ओवरवर्क को हमने ग्लैमराइज किया हुआ है उस पर्सपेक्टिव से मैं नहीं होना चाहती। अपने आप को मैं ड्रेन नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे होता है कि अच्छा, जब आप इक्वालिटी की बात कर रहे हैं तो हमें सुपर वुमेन बनने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप सेम सर्कमस्टांसेस पे लेकर आएँ, आप वो सपोर्ट प्रोवाइड करें, वो घर से हो या फिर वो ऑफिस पे हो। जब मेंटली फिजिकली 2 लोग जब एक स्टेट पे हैं, दिस इज व्हाट यू कॉल इक्वालिटी। एग्जैक्टली, आई एग्री विद यू। और आवर मदर्स वर ओवरवर्क्ड एंड अंडर अप्रिशिएटेड आल्सो। ये उस पूरी जनरेशन का मसला रहा है, बहुत बड़ा मसला रहा है, एंड दैट्स अ ट्रॉमा दे कैरी विद देमसेल्फ। और उस जनरेशन ट्रॉमा को जिस तरह सबीन ब्रेक कर रही है, आई एम श्योर आपने भी। You have to break the trauma cycle. You have to. Yes. We have no other options. वरना हमारी जो next generation है, that would be more traumatized than us. शायद हमने उस ट्रॉमा को इतना ज़्यादा absorb नहीं किया था जितना हमारी next generation उसको, वो sensitive है हमसे ज़्यादा। To some extent, we can say कि वो हमसे बहुत ज़्यादा sensitive है। ये भी बहुत दुरुस्त बात आपने की। आपकी जनरेशन
बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। बहुत लेकिन ये भी मैंने देखा है कि जिस आप और सबीन, हम क्योंकि ये गुफ्तगू हम सुन रहे होते हैं अपने आसपास, जनरली हम नहीं देखा। मैं माई वाइफ, वो भी यही बात जो सबीन की राय है, वो एग्जैक्टली मेरी वाइफ की वही राय है कि नहीं, जिस तरह मेरी मदर इन लॉ ने अपने टाइम पे इतना ज़्यादा बेयर किया, कहते हैं नो नो ओवर बर्डन, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना है, अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना है, अपने आउटपुट को और बेहतर करना है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम इसको अंडरस्टैंड करें, और ख़वातीन ने किया भी है। दैट्स वेरी ट्रू। अच्छा, जो आपने इससे पहले बात की चैलेंजेस की जो वर्क प्लेस पे दरपेश आते रहे हैं और स्टिल चूँकि आ रहे हैं, और आज हमारा मौजू भी है कि हम कैसे उस पर काम कर सकते हैं। चूँकि सिर्फ ये कहना कि अच्छा जी आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल जाए वो काफ़ी नहीं है। आपने उस इन्वायरमेंट को कैसे चेंज करना है, जैसा सबीन ने भी और आपने भी कहा कि अच्छा डे केयर सेंटर्स है, ये तो एक स्टेप है, और क्या किया जाए इस इक्वल अपॉर्चुनिटी को मद्देनज़र रखते हुए? देखें, मैं डे केयर से भी ज़्यादा इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ कि वी हैव टू बिल्ड एन एनवायरनमेंट। ज़रूरी नहीं है कि कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में हमने मशीन्स बिठाई हुई हों और वो बैठकर काम कर रही हूँ। कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट ऐसा भी हो सकता है कि वी गिव फ्लेक्सिबिलिटी टू पीपल, वी अलाउ पीपल। देयर आर मैनी मदर्स जो सिंगल मदर्स हैं, जो किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकती अपने बच्चे को लेकर। उनके बच्चे छोटे हैं, वो स्कूल नहीं भेज सकती हैं अभी, एंड दे हैव टू वर्क, दे हैव टू अर्न ऑल्सो। मजबूरी आ जाती है ना यहाँ पर, बिकॉज़ वो सोल अर्नर है, बहुत बड़ी मजबूरी आ जाती है। तो वहाँ पर हमें अपने वर्क प्लेसेस को ये बर्डनाइज नहीं करना कि वो हमें डे केयर्स अरेंज करके दें। वो हमें ये अलाउ कर सकते हैं कि हम अपने बच्चे साथ ला सकें। वो हमें ये अलाउ कर सकते हैं कि वी कैन हैव अ ब्रीदिंग स्पेस इन आवर वर्क स्पेस, जिसमें हम अपने बच्चों को भी साथ साथ एंटरटेन कर सकें, हम उनको भी अटेंड कर सकें। वी कैन हैव क्वाइट कॉर्नर्स फॉर द किड्स। हमारे यहाँ वर्क प्लेसेस में आजकल गेमिंग कॉर्नर्स का बड़ा ट्रेंड है। तो लाइकवाइज जैसे बॉयज़ के लिए या यंगस्टर्स के लिए, जेंजी के लिए हम गेमिंग कॉर्नर्स कर रहे हैं, हम वैसे ही ऐसी मदर्स को फैसिलिटेट करने के लिए किड्स फ्रेंडली कॉर्नर्स रख सकते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की है। लेट मी ऐड दिस कि हम ये देखते हैं कि टेबल टेनिस का बड़ा रुझान है, इसका कल्चर है, और उसके लिए आपने स्पेस बनाई हुई है। आपने स्मोकिंग कॉर्नर्स भी बनाए हुए हैं, आपने स्मोकिंग रूम्स भी बनाए हुए हैं, गेमिंग जोन्स आ रहे हैं, गेमिंग जोन्स आ गए हैं। लेकिन मदर्स के लिए ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन बहुत कम है। बहुत कम। आप जितने जितने इदारों में आपने काम किया, बिकॉज माशाल्लाह आप बहुत से इदारों के साथ काम कर रही हैं, बड़ा मल्टीटास्किंग आपका काम है माशाल्लाह, तो क्या वहाँ पर ये सपोर्ट सिस्टम नज़र आ रहा है आपको? क्योंकि देखें, इफ़ यू आस्क दिस क्वेश्चन टू एनीबॉडी, वो कहेगा नहीं होना चाहिए जी, होने चाहिए ख़वातीन के लिए, कर नहीं रहे होते। अब आप बताएं कितना हो रहा है? अच्छा, माय वर्क प्लेस व्हेन दे हायर्ड मी, आई वाज रिलक्टेंट टू जॉइन, जस्ट बिकॉज कि मेरा बच्चा था, एंड माय प्रीवियस एक्सपीरियंसेस विद वर्क प्लेसेस वर नॉट गुड एट ऑल। ओके। तो माय करंट वर्क प्लेस, दे फैसिलिटेटेड मी इनफ, दे हैव, मेरे जब भी ऑफिस होती हूँ मेरा बच्चा मेरे साथ होता है, एंड माय किड इज़ फ्री टू डू एनीथिंग माशाल्लाह। दे आर नॉट, वो उसको बाउंड नहीं करते, ही इज़ नॉट बाउंड टू सिट ऑन माई चेयर विद मी, ही इज़ अलाउड, वी हैव बिल्ट अ फैमिली एनवायरनमेंट इन आवर वर्क प्लेस। ये तो अच्छी बात है। It's a very good thing. This is the one thing I like the most about my workplace. कि they are in a kind empowering me. They are in a kind facilitating me to focus on my work, to be productive. और जब आप खुश होते हैं, आप रिलैक्स्ड होते हैं, तो आपको वैसे भी काम में ध्यान लगता है, वरना टेंशन घर पे है ना। अच्छा बच्चा घर है, किसी के पास अगर छोड़ के हैं तो आप बार बार कॉल्स करेंगे, और अगर ज़रा सी तबीयत ख़राब है, कुछ है, तो आपका ध्यान उस तरफ रहेगा। बच्चा सामने, टेंशन नहीं है, आपको फैमिली इन्वायरमेंट है, तो सबका ध्यान भी लगा हुआ है। ध्यान भी लगा हुआ है। स्पेशली जो वर्क प्लेसेस पे लड़कियां होती हैं, वो बड़ी खुश रहती हैं बच्चों के साथ, तो वो आप भी रिलैक्स हो जाते हैं। एक वर्क प्लेस का टोटल इन्वायरमेंट को ही एक बच्चा चेंज कर देता है। वेरी ट्रू। आपने इससे पहले कहा कि आपके कुछ वर्स्ट एक्सपीरियंसेस भी रहे वर्क प्लेस पे। इफ़ यू वांट टू शेयर, हम इसलिए भी सवाल रख रहे हैं ताकि हम ज़रा समझ भी सकें कि अगर ऐसे एक्सपीरियंसेस हों किसी भी खातून को जो कि नया नया भी स्टार्ट की, देखिए ये है हमारा मसला कि जब बच्चियां हमारी अभी डिग्री मुकम्मल की है, वर्क प्लेस पर आई, उन्हें अभी समझ भी नहीं आता कि अच्छा अगर सिचुएशन ख़राब है डील कैसे करना है। नॉर्मली वो खामोश रहते हैं, यही सिखाया जाता है जी आप खामोश रहें, डील कैसे करना है। आपने डील कैसे किया, प्लीज़ अगर आप एलिब्रेट करें। अच्छा, देयर हैव बीन एन इंसिडेंट वेयर आई वाज फायर्ड बिकॉज मेरा बच्चा था एंड ही वाज नॉट वेल।
इस बुनियाद पर निकाल दिया जॉब से? I was fired out of no reason, wasn't paid. They didn't even pay me. क्योंकि मेरा बच्चा था, I couldn't give the complete hours. I was working, but एक बच्चा है, उसकी नीड्स हैं, वो बेशक आपने माँ ने सुलाया हुआ है, उसको आप सेडेटिव्स नहीं दे सकते हैं, देने भी नहीं चाहिए, आप नहीं दे सकते, they are not good for their health. Yes. माँ ने सुलाया हुआ है, देर आर बच्चे जागते हैं, बच्चों के 100 जरूरियात, बच्चा है, वो खेलेगा, वो हंसेगा, वो रोएगा, रोबोट थोड़ी है। बच्चे की पीछे से आवाज, they had issues, even though I was working from home, उनको इश्यूज थे कि बच्चे की आवाज़ क्यों आ रही है, आपकी अटेंशन डाइवर्ट हो रही है, आप अटेंशन, और वो छुट्टी भी नहीं देने को तैयार थे। तो दीज आर द इश्यूज, दे देन फायर्ड मी। फिर मैंने उनको कुछ लीगल उनके साथ मेरे इश्यूज रहे, एंड देन आई डिसाइडेड कि मैं अब जो है ना जॉब नहीं करूँगी, आई विल गो फॉर फ्रीलांस। I started freelancing, but as you know, market इतनी diverse हो चुकी है, market की situations अच्छी नहीं है, freelance is not a good option. आप completely उस पर rely नहीं कर सकते। सही है। उसके बाद then I got this offer, and this workplace is alhamdulillah very very good in this regard के मैं अपना बच्चा साथ लेके जाती, मेरे घर पे किसी को टेंशन नहीं है कि माँ सारा दिन गई हुई है, बच्चा नेग्लेक्ट हो रहा है, मुझे टेंशन नहीं है कि मैं किसी और के पास बच्चा छोड़ कर आई हुई हूँ, उसे खाया है नहीं खाया है, वो सोया है नहीं सोया है, वो मेरे माँ को एक बड़ी टेंशन होती है कि मेरे बगैर बच्चा क्या कर रहा होगा। सही बात है। और वो मॉम गिल्ट अपनी जगह पे होता है, क्योंकि वो सोसाइटी की तरफ से भी होता है, नेचुरली खुद भी होना शुरू हो जाता है, देन सोसाइटी की तरफ से कि अच्छा मैं बच्चे के पास नहीं हूँ इस टाइम पे, मैं शायद टाइम नहीं दे पा रही हूँ। और बहुत सारी ख़वातीन अपने करियर्स को ब्रेक देती हैं या फिर वो क्विट कर देती हैं इन रीजंस के लिहाज से भी। अच्छा, मैं यही बात यहाँ पे करती हूँ, जिस तरह आपने बात की ना कि बच्चे की आवाज़ क्यों आ रही है, बच्चे को टाइम क्यों दे रही हैं, अटेंशन डाइवर्ट क्यों हो रही है, मैं कहती हूँ यहाँ पर हमें वो जो सुपर वुमेन का कॉन्सेप्ट है ना, उसको हमने चेंज हमें करने की ज़रूरत है, उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है हमारी सोसाइटी से। बिल्कुल ऐसा रोबोट थोड़ी है कि एक सिचुएशन है और आप कहे नहीं वो सिचुएशन एग्जिस्ट ही नहीं करी, एंड यू हैव टू प्रिटेंड कि भाई आप बस सुपर ह्यूमन है, उसके अलावा कुछ और हो नहीं सकता। आपके हम नॉवेल्स में पढ़ा करते थे, लड़की किचन में भी लगी हुई है, लड़की बच्चा भी पाल रही है, लड़की शौहर के जूते भी उतार रही है, लड़की सास के पाँव भी दबा रही है। तो वी कैन नॉट डू दैट, वी ऑल्सो हैव 24 आवर्स इन आवर डे एंड वी नीड आवर टाइम ऑल्सो। और जैसे आप कह रही हैं रोबोट थोड़ी ना है, तो मैं अक्सर कहती हूँ कि इंसान को अल्लाह ने म्यूट का बटन तो लगा के नहीं भेजा है कि जिस बच्चे को हम थोड़ी देर के लिए ऑफ कर दें या म्यूट कर दें काम के लिए। तो वी हैव टू हमें अपनी वर्क प्लेसेस को, अपने काम वर्क कल्चर को इतना फ्लेक्सिबल करना पड़ेगा ताकि हम उसको इंक्लूसिव बना सकें। देखें, वी आर हाफ पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री। अगर हम फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे तो ये मुल्क भी फाइनेंशियली कहीं ना कहीं स्ट्रांग करेगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी। और क्या इसकी एक वजह ये भी है कि हम अगर ग्लोबली देखें तो लीडरशिप रोल्स में आई थिंक इट्स लेस देन 1% जहाँ पे ख़वातीन लीडरशिप रोल्स में हैं, और जब लीडरशिप रोल्स में ही ख़वातीन ना हो तो ज़ाहिर है वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट ही उसका नहीं आता। बिल्कुल ऐसा है, लीडरशिप रोल्स पे अगर वो आ भी जाती हैं तो इतना ज़्यादा बैकलैश देखती हैं कि समटाइम्स वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं प्रेशर को, दे क्विट। इतना ज़्यादा हम उनको मजबूर कर देते हैं क्विट करने पे। और क्या इसकी एक वजह ये भी होती है कि जनरली हमें देखते हैं कि ख़वातीन को ये बहुत सुनने को मिलता है, अगर उनकी तरक्की हो रही है, वो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, उनको इंक्रीमेंट मिल रहा है या उनकी सैलरी अच्छी है, खातून है ना, इसलिए ये हो रहा है, या ऐसे इंक्रीमेंट लगवाया होगा, या अच्छा इससे भी, और मैं अगर ऐड करूं, वो फलाने कपड़े पहनती है ना इसलिए, वो इतना तैयार होके आती है ना, ऐसे जुमले सुनने को मिलते हैं कि बंदा कहता है कुछ और सोच लो भाई, कुछ नया ले आओ मार्केट में। मतलब वही घिसा पिटा जुमला। जहाँ आप औरत को कहीं भी मार नहीं सकते ना, आप कहते हैं ऐसे कपड़े पहनती है, ये ऐसे चलती है, इसको कॉल्स आती हैं,
इट्स अ वेरी बिग इशू मैरिटल लाइफ में, बहुत बड़ा। इसको मर्दों की कॉल्स आती हैं भाई, जब वो एक काम कर रही है। आपको भी तो औरतों की कॉल्स आती हैं। अच्छा, वहाँ मसला नहीं है ना, वहाँ मसला नहीं वहाँ वो होता। कॉलीग है, वहाँ वो कोवर्कर है, They वहाँ are वो क्लाइंट colleagues, है। yes. लेकिन औरत तो कॉल है कि वो मर्द की कॉल है, वहाँ वो कॉलीग भी नहीं वहाँ है, वो कोवर्कर मर्द भी नहीं होता है, क्लाइंट भी नहीं है। तो हमने ना हमारा जेंडर बायस बहुत बड़ा है इस चीज़ में, बहुत बड़ा है। मैंने वर्किंग, हमारे यहाँ अक्सर कहा जाता है कि औरत एम्पावर हो जाएगी ना, तो एम्पावर्ड औरतें जितनी होती हैं वो डिवोर्सीज होती हैं। ये भी मसला है। उनकी मैरिटल लाइफ अच्छी नहीं होती। द इशू इज़ कि हम औरत को एम्पावर करने की कोशिश कर रहे हैं, हम मर्द को नहीं सिखा रहे उसने एम्पावर्ड औरत के साथ रहना। बहुत दुरुस्त बात, हम मर्द को नहीं सिखा रहे हैं। हम मर्द को ये बिल्कुल नहीं सिखा रहे कि अगर एक औरत आपके का फाइनेंशियल बर्डन शेयर कर रही है तो आपने उसका भी बर्डन शेयर करना है। आपने उसका साइकोलॉजिकल बर्डन, अगर आप काम पर जाते हैं, आप स्ट्रेस जाते हैं, औरत आपको कंफर्ट करती है, तो आपका भी काम है कि वो काम से स्ट्रेस्ड आ रही है तो आप उसको कंफर्ट कर सकें। अगर एक मर्द काम से आता है, वो थका हुआ होता है, उसको सब खाना पीना तैयार चाहिए, तो औरत की जिम्मेदारी क्यों है कि वो काम से आए, आकर बच्चा भी संभाले, खाना भी पकाए, घर भी देखे। शी इज़ अ ह्यूमन ऑल्सो। इस बुनियादी बात ये है, वो भी इंसान है, उसको इंसान तो समझो। ये तो बात बहुत बाद की है कि अच्छा वो इस रिश्ते में है कि वो बहन भी है, वो बीवी भी है, वो बेटी भी, लेकिन अबव ऑल वो एक औरत है, शी इज़ ए ह्यूमन। तो प्लीज़ इसको अंडरस्टैंड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये बड़ा दुरुस्त आपने कहा कि जो माइंड सेट है ना, ये चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिलखुसूस हम यहाँ पे मर्दों से मुतालिक की बात कर रहे हैं कि ये बहुत ज़रूरी है कि अंडरस्टैंड किया जाए कि वो जो खातून काम कर रही है वो भी उसी तरह से मेहनत कर रही है, वो भी उसी तरह से जागती है, उसी तरह से काम करती है, उसका भी इंटेलेक्ट लेवल है, उसकी प्रोडक्टिविटी है, उसने काम करना है। तो वो जो एक बना लिया ना परसेप्शन खामखा की जहन में कि अच्छा चूंकि वो औरत है इसलिए वो उसके इंक्रीमेंट लग रहा है, चूंकि वो औरत है इसलिए उसको काम मिल जाता है, चूंकि वो औरत है उसको तो इंटरव्यू में उसको क्लियर कर ही देंगे। प्लीज़ इस से तो बाहर निकलें, जेंडर को तो यहाँ से निकाल देना, ये बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थी। इट्स ग्रेट हैविंग यू। जिस तरीके से माशाल्लाह आप काम करें, आपकी सोच है, हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वाकई मैं फिर ऐड करूँगा कि मर्दों पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है इस मामले में, कि प्लीज़ उनको ये अंडरस्टैंड करवाएं। क्योंकि ये बहुत मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने आसपास मर्दों को ये गुफ्तगू करते सुना है, बहुत ज़्यादा सुना है अपनी कोलीग से मुताल्लिक, अपने इस इन्वायरमेंट में, कि जी वो चूँकि वो औरत है इसलिए उसके साथ ये सलूक रखा जाता है, इसलिए उसको ज़्यादा बॉसेस जो है वो लाइक करते हैं और उसको वो कह रहे हैं अच्छा आप ये भी करो वो भी करो। नो, उसका टैलेंट है तो वो आगे जा रही है। ये प्लीज अंडरस्टैंड करें, टैलेंट रास्ता बनाता है, जेंडर रास्ता नहीं बनाएगा, टैलेंट रास्ता बनाएगा, मेहनत रास्ता बनाएगी, वो जेंडर नहीं देखता। लेट्स टेक अ ब्रेक, विल बी राइट बैक। दिस इज राइजिंग पाकिस्तान। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। भूल ये हुई है मुझसे, थोड़ा सा कुछ दिल में रह गया। क्या करो? सेट करो, खास चाय बना के तुम्हारा मूड। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। जैसे चाय को समझे सिर्फ नेस्ले एवरीडे। फ्रॉम नेस्ले। शदीद सर दर्द की सूरत में मेरा भरोसा पैनाडोल एक्स्ट्रा। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। दवाई के इस्तेमाल से मुज़र असरात की सूरत में इतला मुतालिका कंपनी और ड्रैप को दें। इस दवा का इस्तेमाल लेबल पर दर्ज हिदायत के मुताबिक करें। गुर्दों, हाई ब्लड प्रेशर और अमराज जिगर के मरीज डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। ज्यादातर पेशेंट्स कैविटीज के बारे में परेशान रहते हैं और दांतों की हसासियत की भी कंप्लेन करते हैं। न्यू सेंसोडाइन कैविटी प्लस सेंसिटिविटी कैविटीज और दांतों की हसासियत दोनों से तहफ़्फ़ुज़ देता है। आपकी जिम्मेदारी है कि गरनाता जाकर मूसा साहब को सालिम की गिरफ्त से निजात दिलाएं। मैं चाहता हूँ कि इन्हें शहर की हर दीवार पर जिस्मा करवा दिया जाए। सैयारे को पाने की जुस्तजू में कहीं अपनी वालिदा को ही ना खो बैठना। कल रात सैयारे और नजीफी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुत आला। एक मंसूबा है मेरे जहन में, लेकिन उससे पहले लूना से मिलना होगा।
बारबरोसा यकीनन इन्हें कैद से छुड़वाने के लिए आएगा। क्या हमें इस जालसाजी में फंसाने वाले कहीं आप तो नहीं हैं? तो मेरे महल में बारबरोसा का जासूस मौजूद है। हाँ, बोहराए रोम का ताकतवर तरीन आदमी बिल्कुल तन्हा और बेचारगी में अपनी जान गंवा बैठेगा। जनाब ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ऐसा ही चाहता हूं मैं। खैरुद्दीन, दरवेश, आ जाओ सब। खींचो खींचो। कर दिया दिल पे जादू, तुझे देख के दिल पे तीर चले रहे न दिल पे काबू। बहुओं के हाथों में दम है। पूरे खानदान के कपड़े मैले हो गए हैं। ये सरदर्दी क्या कम है? बहुत कम है मेरे बोनस ट्राई स्टार के सामने। बनाए झाग ज्यादा, निकाले दाग ज्यादा, कपड़े धोए सबसे ज्यादा। वही रस्साकशी एक बार और होगी। सोच लो, इस बार बहुओं के साथ उनकी सास भी होगी। वाह क्या बात है बोनस की। ज्यादातर पेशेंट्स कैविटीज के बारे में परेशान रहते हैं और दांतों की हसासियत की भी कंप्लेन करते हैं। न्यू सेंसोडाइन कैविटी प्लस सेंसिटिविटी। पर अब आवाजें नहीं कहानियां गूंजेगी। Meet the Sweet 16, the Super 16, the Final 16. ये वो स्टेज है जब ख्वाबों को मिलता है माइक। 16 reasons to watch, 16 stories, one stage. अब बात सिर्फ गाने की नहीं, ये है हिम्मत, जज्बे और एतमाद की आजमाइश। काला राउंड है, गला तो देखना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं जाने देंगे। लेकिन अब फैसला सिर्फ जजेस का नहीं, पूरे पाकिस्तान का है। 16 hopes, 16 dreams, top 16. देखना मत भूलिएगा पाकिस्तान आइडल गाला राउंड, जहां आवाज ही नहीं जज्बा भी बोलता है। EcoStar TV, your world, your way. हम चले तो हमारे संग संग नजारे चले। ये तो बिल्कुल पानी जैसा है। नहीं, ये पानी ही है बेटा, बीच में ट्रैफिक आ गई, नहीं तो तेरा हाल में बहुत बुरा। शकीला जी क्या कर रही हैं? सब देख। रिसेप्शन पे बहुत ही खूबसूरत लड़की चाहिए। हाय चौधरी साहब, मुझसे हसीन खूबसूरत कोई है? डूबा उभरा उभरा डूबा, उलझा सुलझा टूटा चलो आइए आइए आ जाओ। बेड़ा का छोटा है, धड़ती हाथ से धड़ा। दीवार के पार क्या है, नकाब के पार क्या है, इस बहस में मत उलझो। सिर्फ ये जान लो कि समझ की तह तक पहुंचने के लिए सोच की सीढ़ी दरकार होती है। एक जरा सोचने दो। कहीं भी रोशनी देखो, उसे आगही मत समझो। 4 लफ्ज पढ़ लो तो खुद को अरस्तू और नीचे मत समझो। मफहूम की वुसअत में दलील को भटकने दो। अपनी बेयकीनी को एक जरा सोचने दो। PTV होम पर।
मैंने और तुम्हारे अब्बू ने तुम्हें बेटी नहीं बेटा बना के पाला। मुझे माफ कर। अब वक्त आ गया है, तुम बेटा बन के दिखाओ। मर गया हूँ मैं अपनी औलाद की वजह से, कहीं का नहीं छोड़ा उसने मुझे। रोज रोज उस मुसीबत को झेलने से बेहतर था ना कि मैंने एक ही बार इनकार कर दिया। हमारी इज्जत, हमारा नाम, सब कुछ तो बर्बाद कर दिया उसने। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुशामदीद। कितना ज़रूरी है कि हमारी ख़वातीन ही आगे बढ़े और बाकी ख़वातीन को थोड़ा घरेलू कामों से निकाल के, थोड़ा एक स्ट्रेसफुल जो रूटीन होती है उनकी, उनसे निकाल के उनके लिए उनको ये अवेयरनेस दी जाए, ये रियलाइजेशन करवाई जाए कि उनका मी टाइम कितना इम्पोर्टेंट, उनकी मेंटल हेल्थ कितनी ज़रूरी है, मेंटल हेल्थ उनकी कितनी इम्पोर्टेंट है, और फिजिकल भी। एग्जैक्टली अच्छा, फिजिकल हेल्थ के पर्सपेक्टिव देखा जाए शुएब, हमारी ख़वातीन को लगता है कि अच्छा हम घर के काम कर लेते हैं तो हमारी फिजिकल हेल्थ जो है वो ठीक हो जाती है, क्योंकि हमारी जिस्मानी मुशक्क़त हो जाती है एंड इट्स फाइन, और हमारी हेल्थ, हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट, वो एग्जॉस्ट होती हैं। सही बात है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रॉपर एक्सरसाइज करें, जो फिजिकल हेल्थ, आप अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और मैं हमेशा ये बात करती हूँ, जो यहाँ चल रहा होता है ना, तो आपकी मेंटल हेल्थ है वो फिजिकल हेल्थ और वाइस वर्सा, ऑब्वियसली दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाएं। सो आज एक ऐसी इवेंट ऑर्गेनाइजर हमारे साथ मौजूद हैं जो कि ये सारे काम करती हैं। शादी ब्याह ऑर्गेनाइज नहीं करा रही, वो टेंशन ना लें आप, नहीं वो पार्टीज अरेंज करा रही हैं, वो ख़वातीन के लिए हेल्थ एक्टिविटीज अरेंज करवा रही हैं। एग्जैक्टली, और वो एक्टिविटीज है जी, बाइकिंग है, स्विमिंग है, हॉर्स राइडिंग, या इसके अलावा मल्टीपल बहुत सारी एक्टिविटीज जिसमें उनकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ पे काम किया जा सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं जी रुबाब फातिमा तारिक। अस्सलाम वालेकुम रुबाब, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक रुबाब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। कैसे ख्याल आया कि मुझे ये स्टेप लेना चाहिए, और कितना अरसा हो गया आपको काम करते हुए? क्योंकि मुझे काम करते हुए तो 6 मंथ्स हुए हैं, क्योंकि ये नीड है सबकी, जैसे कि आपने कहा है, बिल्कुल ठीक कहा है, सबको ज़रूरत है, ख़ासतौर पे जो स्टे एट होम मॉम्स हैं उनको ज़्यादा ज़रूरत है। यंग जनरेशन भी जो कि एक लूप में फंसी होती है काम कर कर के, तो उन्हें भी वीकेंड्स पे एक्टिविटीज़ चाहिए होती हैं जो उन्हें फ्रेश करें, बूस्ट करें नेक्स्ट वीक के लिए, नेक्स्ट वीक के काम के लिए। तो यस, इसकी ज़रूरत थी, मुझे खुद भी थी और मेरे जैसी और लड़कियों को भी थी, तो इसलिए मैंने क्रिएट किया। कम्युनिटी बिल्डिंग में तब से स्टार्ट की, जून से। वी डिड इट विद साइकिलिंग, F9 पार्क में आपने इवेंट किया था। F9 पार्क में, यस। तो बहुत अच्छा रिस्पांस आया, सबने पसंद किया। और उन्होंने ये, किसी ने बोला कि मैं 15 साल बाद कर रही हूँ, किसी ने बोला कि मैं बचपन में की थी, टच ही नहीं किया था क्योंकि डर लगता था अकेले करने से, तो एक सेफ स्पेस प्रोवाइड की है। तो यस, ये एक नीड थी, तो वो सबको अब मिल रही है, तो एवरीवन इज़ हैप्पी, और चेंज भी नज़र आता है अब, देख देख के बाकी सब भी करने लगे हैं। That's good, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है ना, eat, breathe and heal. Yes. Yeah, that's very nice. So अब एक तो आपने कहा कि स्टार्ट में साइकिलिंग से किया, और क्या क्या किया अभी तक? हाइकिंग, कैंपिंग, हॉर्स राइडिंग, पेंट ऑन बोट, लाइक पेंट वर्कशॉप्स बोट पे किया, लेक साइड मूवी नाइट्स किए हैं, बहुत सारी इस तरह के एक्टिविटीज़ किए हैं, सेल्फ लव पे, सेल्फ ग्रूमिंग पे, स्पिरिचुअल हीलिंग पे, मुराकबा सेशंस किए हैं, पिकनिक सेशंस किए हैं। मुराकबा सेशन थोड़ा एक्सप्लेन करें ना। डाटा ट्रांसफर सेशन। मुराकबा सेशन में क्या हुआ था? इट्स स्पिरिचुअल हीलिंग से रिलेटेड हम एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होते हैं, ब्रेथ वर्क होता है, अच्छा, सिंपल जिक्र होता है। ये जो सबीन ने बात की ना बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो डाटा ट्रांसफर वाली। तो क्या आपके इवेंट्स में भी ऐसा होता है, ख़वातीन जब मिलती हैं जो नहीं भी जानती एक दूसरे को, जिनकी पहली मुलाकात भी हो रही होती है, वो ऐसे बातें करेंगी जैसे वही सबसे सर के साथ सर जोड़ के, उसके बाद आपको भी लगता होगा कि कितना पुराना एक दूसरे को जानती है। बिल्कुल, वो फ्रेंड्स बन जाती हैं, बिल्कुल, और अपने दुख सुना रही होती हैं। जाहिर है सबकी अपनी स्टोरीज हैं, तो वो जहाँ उन्हें लाइक माइंडेड लोग नहीं मिलते, तो यहाँ उन्हें लाइक माइंडेड लोग मिलते हैं, तो यहाँ नेटवर्किंग करती हैं।
नंबर एक्सचेंज करते हैं, उसके बाद फिर फ्रेंड ग्रुप्स बन जाते हैं, वो आउटिंग कर रही होती हैं, बाद में मैं उनकी स्टोरीज चेक कर रही होती हूँ, तो यस। अच्छा, ये होता है। हम एक ट्रिप पे थे, इंटरनेशनल ट्रिप पे, तो वहाँ पे हुआ है कि मैं होटल में था, मेरी वाइफ कहीं बाहर, और किसी वक्त वो अकेले निकलना था, उनको वापस आ रही थी, तो शी वाज इन अ बस, तो वहाँ पे उनको बस में साथ कोई बैठी थी, साउथ अफ्रीकन खातून, तो दे स्टार्टेड टॉकिंग टू ईच अदर, और पता ही चला दोनों की कहानी ना ऑलमोस्ट सेम ही थी। तो खैर मैंने फौरन सवाल किया, मैं कहा कि उसका हस्बैंड भी इतना अच्छा था। तो आया होगा नहीं तकरीबन। तो ये तो स्टैंडर्ड जवाब है, यूनिवर्सल ट्रुथ। अब दोनों ना अपने दुख सुख फरोले, तो वो मुझे बता रहे थे, मैंने कहा अच्छा ये है ना इनबिल्ट है ख़वातीन में ना, कि जब भी किसी से मिलेंगी तो वो एक दूसरे से शेयर करेंगी, रिलेटेबल चीज़ें हैं उस पर बात हो जाएगी, तो ये आपके सेशन में ज़ाहिर ये होता होगा फॉर श्योर कि एक दूसरे से शेयर करना। अच्छा रुबाब, बहुत अभी काफ़ी ख़वातीन है वो इस तरह की रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ उनमें पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही होती हैं बिकॉज फाइनेंशियल कंडीशंस ऐसी नहीं होती। किस तरीके से आप उन ख़वातीन को प्रमोट करती हैं? बिकॉज अगर देखा जाए तो उनके पास कोई ब्रीदिंग स्पेस नहीं होती, ना वो किसी कैफे में जा सकती हैं, ना कहीं और बैठ सकती हैं, बट दे वांट कि उनको एक ऐसी स्पेस दी जाए जहाँ पर वो एक्चुअली वो ईट, ब्रीद एंड हील, ये वाली चीज़ एक्सपीरियंस कर सकती हूँ। अच्छा, ज़्यादातर जो आती हैं वो ये कहती हैं हम डर रही थी पहले अकेले आने से, क्योंकि वो उन्हें सोशल एंजाइटी होती है कुछ औरतों को, और अकेले जाने से भी घबराती हैं, शायद वो उनको इस तरह से जाहिर है बिल्कुल। लेकिन जैसे एक सेशन पे आती हैं तो रेगुलर बन जाती हैं, वो बार बार आना चाह रही होती हैं। तो जो मेरी टिकट्स हैं वो वैसे कॉस्ट इफेक्टिव होती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होती। अच्छा। वो इसीलिए ही रखी हुई हैं कि सबके लिए हो, सब आ सकें। कॉस्ट है वो तो आपने निकाल लिया। बिल्कुल, उसके अलावा बाकी अब आई थिंक चेंज आ रहा है, आती हैं लड़कियाँ, चाहती हैं ख़वातीन भी। मतलब मेरे जो सेशंस होते हैं, मेरे जितने भी सेशंस होते हैं उसमें हर एज ग्रुप की आती हैं लड़कियाँ, बच्चे भी आते हैं अपनी माओं के साथ, और गर्ल्स आती हैं, यूनिवर्सिटी की लड़कियाँ आती हैं, जो स्टूडेंट्स होती हैं स्कूल की आती हैं। तो इसमें कोई जजमेंट नहीं है, एज ग्रुप की कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। सास भी आ सकती है और बहू भी आ सकती है। हाँ बिल्कुल आते हैं, कुछ इतनी अच्छी सास बहू रिलेशनशिप उनके होते हैं, मैं देख रही होती हूँ और मैं सोचती हूँ कि यार ऐसे भी लोग होते हैं कि अपना अच्छा रिलेशनशिप लाइक बिल्ड इन रिलेशनशिप के लिए वो ये एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं ताकि अच्छा उनके रिलेशनशिप बने ज़्यादा। कि हम कोई आर्ट वर्कशॉप करते हैं या कैनवस पे पेंट करना है तो उसके लिए वो पॉटरी के लिए वो अपनी सास को अकेले आना चाहती है, लेकिन सास ने कहा हो कि मैं साथ ही जाऊंगी। बहुएं लेके आती हैं उनको कुछ हाँ, बट मैं आपको बता रही हूँ एक्सपोजर मिले, एक और दिमाग सेट हो, उसके बाद आके पूरे घर का माहौल बाकी की बहू देख के मेरी बहू बहुत अच्छी है। अच्छा नहीं, वैसे लाइटर नोट पे हम बात करें, बाकी अब जो ये जनरेशन है ना, सास बहू का जो रिलेशन है वो बड़ा खूबसूरत रिलेशनशिप में देख रही होती हूँ कि फ्रेंड्स हैं ज़्यादातर, और जो सासें हैं वो अक्सर जो है वो जो बेटे उनको ज़्यादा डांट डपटप कर रही होती हैं और बहुओं का साथ ज़्यादा देती हैं। सो ये बड़ा पॉजिटिव चेंज हमने देखा। बेटों पे कंट्रोल रखने के लिए जरूरी है सास बहू टीम अप हो जाए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। चेंज आ रहा है आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता। ओके, अच्छा थोड़ा सा बताइएगा कि लोग किस तरह से आपको रीच आउट कर सकते हैं, नंबर 1, और दूसरा ये कि किस तरह की एक्टिविटीज़, अपकमिंग इवेंट्स आपके कौन से आ रहे हैं जो लोग अपने माइंड में रखें? सोशल मीडिया के थ्रू कांटेक्ट करते हैं, रीच आउट करते हैं। रजिस्ट्रेशंस तो बिल्कुल आप सोशल मीडिया पे डीएम करेंगे या मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे, तो उससे रजिस्ट्रेशंस यूजुअली हमारे पास जो आती हैं वो पहले से ही जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ रेगुलर्स ही होते हैं। कम्युनिटी बन गई है आपकी इस्लामाबाद में। बिल्कुल कम्युनिटी, और बहुत जल्दी बनी है अल्हम्दुलिल्लाह, और आहिस्ता आहिस्ता करके अभी ग्रो भी हो रही है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारे प्लान्स तो काफ़ी ज़्यादा हैं। अभी संडे हम मालम जब्बा लेके जा रहे हैं ट्रिप। 1 डे ट्रिप है, 2 डे ट्रिप है। आपने मौसम चेक कर लिया ना? जी बिल्कुल। ये वैसे चैलेंजेस काफी होते होंगे। अच्छा, कोई ऐसी खवातीन हैं जो आप इस तरह मालम जब्बा लेके गई हो, और या इस तरह के ट्रिप्स पे जो हील्स पहन के आई हो, या? नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि चैलेंजेस होते हैं, ये मैं सीरियसली ये बात कर रही हूँ। अक्सर नहीं, अवेयरनेस भी नहीं होती उस लिहाज से ना, क्योंकि जिस तरह आप बता रही हैं कि अक्सर उनको ऐसे एक्सपोजर भी नहीं होता, फर्स्ट टाइम हम डर रही थी, हम आ गए एंड ऑल दैट। सो ऐसे एक्सपीरियंसेस कभी हुए आप लोगों को एज एन ऑर्गेनाइजर? नहीं, मैं पहले ना उन्हें इंस्ट्रक्शंस दे देती हूँ कि आपने ये पहन के आना है, ये लेके आना है, ये आपने
पी कैप लेके आनी है, अगर धूप हुई अम्ब्रेला लेके आना है, अगर बारिश हुई तो मैं पहले इंस्ट्रक्शंस उनको दे देती हूँ। अच्छा, आजकल मैं बड़ा ज़बरदस्त एक ट्रेंड देख रही थी कि वो ना स्नोफॉल हो रही है या ऐसी जगहों पे नॉर्दर्न एरियाज पे कुछ लड़कियां हमारी गई हैं, होती हैं अच्छा साड़ी पहन के शिफॉन की और लिटरली वहाँ पे वो नहीं याद आई? येलो साड़ी तो मुझे नहीं पता आप किस तरफ मैंने रिसेंट पिक्चर देखी है एक अच्छा मैं ओवरऑल देख रही हूँ क्योंकि मैं हर जगह देख रही हूँ तो वो एक ही ट्रेंड चल रहा है और मैं तो कहूँ मैं कही अल्लाह ये कैसे कर लेती हैं। I mean, शिफॉन की साड़ी और इतनी ठंड और उसके बाद जो है वो वहाँ पर रील्स क्रिएट करी। हालांकि कितना आसान है ज़मीन एआई के दौर में भाई, आप वैसे बना लो पिक्चर। हाँ, जरूरी जाना है आपने साड़ी पहन के वो देखिए मैं ये बात बता रही हूँ कि वो एक्सपीरियंस करना चाहती हैं उस मेहरबानी उसके बाद आपका एक्सपीरियंस 2 हफ्ते पे मुहित होता है। सही बात है। वैसे एंटीबायोटिक्स का कोर्स मैं तो हैरान हूँ कि आई थिंक वो फिल्मी सीन क्रिएट करना चाह रही है। नहीं बट समीन ने बात की ना हील्स वेयरिंग की, हमने देखा कि ठीक है आप बाकी तो चीजें लेके जाएं सो ले जाएं, पिक्चर के लिए आप एक्स्ट्रा तौर पे साड़ी और हील्स और वो लेकर जाते हैं। अगर आप करना चाहते हैं सो के आपकी चॉइस है। नहीं मैं ये बात करती हूँ कि वो मुझे बात का ठीक में खुशी भी हो रही होती है कि वो अपनी ड्रीम्स को फुलफिल कर रही हैं। मे बी हमारे लिए वो एक बड़ी चीज है कि ये क्या कर रहा है, लेकिन वो देखें कितने पैशनेट है उस चीज के लिए कि इतनी ठंड में माइनस टेम्परेचर में शिफॉन की साड़ी पहन के रील्स बन रही है और पिक्चर्स बन रही है। शायद इसलिए सभी हम लड़कों को भी देखते हैं ना, वो जाएंगे जी जान के बड़े माचो मैन बनने के लिए ना शॉर्ट्स में जा रहे हैं और सन पे जी वो जैकेट वैकेट उतार के पिक्चर्स बन रही हैं स्नोफॉल में। तो ईगो के मसाइल है ना, क्या कर सकते हैं, वो ईगो के मसाइल होते हैं। सबके नहीं होते, सबके नहीं होते, हम तो इस्लामाबाद में जान नॉर्मल मौसम। वो ईगो के मसाइल लड़कियों के थोड़े ड्रीम्स फुलफिल करने के मसाइल ही और हैं। वो होते हैं बट मर्दों के थोड़े से ईगो के मसाइल होते हैं ये वाले। औरतों के थोड़े मासूमाना होते हैं। अब बेचारी होती भी मासूम सी है ऑब्वियसली। वैसे तो मत बड़ी मासूम चीज है, लेकिन चले आप कहते हैं औरत के बारे में भी मान लेता हूँ। नहीं मासूम नहीं है, मर्द बड़ी प्यारी चीज है। हाँ प्यारी चीज है। अच्छा लास्टली अभी आपका जो मालम जब्बा वाला प्लान है इसमें आप लोगों का इट्स अ डे प्लान राइट? सो आपने कैंपिंग भी करवाई है? जी कैंपिंग, हॉर्स राइडिंग भी करवाई है। ख़वातीन गिरी तो नहीं है? नहीं बिल्कुल भी नहीं। और घोड़े भी ठीक रहे? घोड़े भी ठीक थे। बंदे का पता चलता है औरतों से डर जाते हैं, मर्द भी तो घोड़े हैं। नहीं गिरती हैं बट हमारे सेशंस में ऐसा कुछ नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। Okay, that's great. कोई मैसेज आप ऑब्वियसली ट्रेनिंग दे रहे होंगे ना उस क्लास जी। कोई मैसेज जो आप एंड पे देना चाहती हैं हमारी ख़वातीन स्पेशली इस्लामाबाद की जो कि अभी तक किसी ऐसे इवेंट का पार्ट नहीं बनी? तो बिल्कुल निकलें, घर से निकलें। जो नहीं निकल पा रही वो इस करेज के साथ निकलें कि उनके अंदर भी कोई ऐसा स्किल होगा जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ। बहुत सारी ऐसी लड़कियां आती हैं मेरे पास और मैं उन्हें प्लेटफॉर्म को वो कहती हैं कि प्लेटफॉर्म चाहिए, एक्सपोजर चाहिए। उनके इतने ज़्यादा स्किल्स होते हैं जो कि उन्होंने कभी यूटिलाइज नहीं किए, लोगों को दिखाए नहीं है, तो थ्रू सोशल मीडिया आई थिंक वो एक्सपोजर उन्हें मिल सकता है। तो आएँ, खुद भी एक्सपीरियंस करें और लोगों को भी एक्सपीरियंस करें। बड़ा ज़रूरी है जी कि आप एक्सपीरियंस करें, क्योंकि हम ये सुनते हैं जी हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं, हम क्या करें। हाँ तो ये अच्छा है कि इस तरह के इवेंट्स हो रहे हैं और इस तरीके से काम किया जा रहा है और हमारी ख़वातीन ही आगे बढ़ के दूसरी ख़वातीन को एम्पावर करिए। बहुत शुक्रिया रुबाब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए, इसी तरह से बेहतरीन काम करती रहें। इसी के साथ जी हम आपसे लेंगे इजाज़त, दोबारा मुलाकात कल करेंगे। बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें एंड बी सेफ। मौसम ठंडा है। अल्लाह हाफिज़। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।